जहाँ के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो मोहताज तारुफ़ नहीं है। ज़हीर काज़ी साहब, जिन्हें मुल्क व बैरून मुल्क में तमाम जानते हैं। डॉक्टर की हैसियत से आप प्रैक्टिस करते हैं और अंजुमन इस्लाम में बहैसियत सदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ज़हीर काज़ी का शुमार चंद ऐसे अफराद में होता है जो कौम व मिल्लत के लिए न सिर्फ मुफीद है बल्कि कौम व मिल्लत के मसाइल हमेशा लेकर चलते हैं। ऐसे ज़हीर काज़ी जो नौजवानों के लिए मशअल राह भी हैं, क्योंकि ज़हीर काज़ी ने जो अपनी तालीमी सफ़र का आगाज़ किया, उस सिलसिले में हम ज़हीर काज़ी से जानेंगे और नौजवानों के लिए रोल मॉडल की हैसियत से इनका जो इंटरव्यू हम आपके सामने पेश करेंगे। ज़हीर काज़ी साहब, बताइए किस तरह से आपने पहले एक घराने में तालीम हासिल की, फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है आपने अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। आपका तालीमी सफ़र, आपकी ज़िंदगी में क्या नशे व फराज आए, वो तमाम चीज़ें बताएं आप। देखिए, आपने मेरे ख़ानदान के बारे में पूछा तो हम सादात घराना से हैं। हमारा सिलसिला हुसैनी सिलसिले से आता है और हमारा घराना काजी का लक़ब दिया गया जब आदिल शाह की हुकूमत थी। तो उस दौर में इंसाफ़ किए जाते थे, बल्कि सिर्फ़ मुसलमान नहीं, हिंदू भाई भी इंसाफ़ के लिए आते थे। तो ये ख़ानदान एक इंसाफ़ पसंद ख़ानदान माना जाता था और जिसके बड़े बुज़ुर्गों ने खिदमत खल्क़ बहुत की है। तो वो चीज़ वारसे में हमारे आई और मेरा जो बुनियादी तालीम गोवा में हुआ और स्कूल के ज़माने से लेके कॉलेज से लेके मैंने बहुत मेहनत की पढ़ाई में और हमेशा नंबर 1 फर्स्ट रैंक आया करता था। लेकिन साथ साथ मैंने बहुत सारे दूसरे एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया। उससे क्या होता है कि तुमको एक तजुर्बा मिलता है कि खिदमत किस तरह की जाए वगैरह वगैरह। और जितने भी मौके आए स्कूल लेवल पे भी, तो मैंने उस मौके को छोड़ा नहीं। ये नहीं समझा कि मेरे साथ तासुब होगा इसलिए मुझे आगे आने नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और वो तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था। जितने अच्छे मौके मुझे मिले, जैसे पब्लिक स्पीकिंग में हुआ, ऑल इंडिया रेडियो में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, चाहे तो दूसरे बच्चों को आगे कर सकते थे अगर तासुब होता। तो ये जो हमारे ख़ानदानी एक रिवायत थी कि पढ़ाई में आप अच्छे होना चाहिए और साथ साथ आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो इस्लामिक तौर से होना चाहिए। और हमारे इस्लामिक फंडामेंटल्स बड़े मजबूत थे यानी हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दिखाए हुए रास्ते पे चलना, ये हमारा फैमिली का हर शख्स को था। नहीं, आपने डॉक्टर ही अपना ज़िंदगी का हदफ बनाया था। आपने कुछ निशाना मुकर्रर किया होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आपने कुछ तो सोचा होगा बचपन में? नहीं, बचपन में ऐसा हुआ था कि हमारे वालिद चाहते थे उस ज़माने में कि आप ICS बनो। उस दौर में IAS का दौर नहीं था। जी जी। बोले आप कलेक्टर बन सकते हो वगैरह वगैरह। यानी मैं 1960 के 60 70s की बात कर रहा हूँ जी। तो उस दौर में भी लोगों का ये था, हमारे अब्बा का, कि ICS बनना ज़रूरी है, जैसे आज IAS करते हैं। जी बिल्कुल। कि आप कलेक्टर बनोगे, उसमें आप ज़्यादा खिदमत कर सकोगे वगैरह। सरकार यही चलाते हैं, मिनिस्टर नहीं चलाते। ये हमारे वालिद का एक विज़न था। तो मेरे दिमाग में बात थी। लेकिन हुआ ऐसे कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो हमारी एक हिंदी की टीचर सरिता बोरकर एक दिन क्लास में आके उसने कही कि देखिए, आपको एक रोल मॉडल तय करना होगा जी। तो उस दौर में रोल मॉडल महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे रोल मॉडल जो हासिल करना बहुत मुश्किल था जी। तो आज़ादी के बाद के दौर में ये बातें होती थी। तो उस टीचर ने कहा कि तुम्हारे लिए रोल मॉडल मैं देती हूँ आपको, कि आपसे 2 साल सीनियर जो बच्चा, हम 6 में थे वो 8th में था, रॉकी डिकोस्टा जिसका नाम था। कहा कि ये बच्चे को देखिए, इसके वालिद गुजर गए, इसकी माँ तरकारी बेचती है और ये 10 किलोमीटर चल के आता है और ईसाई बच्चा है। उसकी हिंदी मराठी पढ़ने में आप देखिए इतनी बेहतरीन है और कैरेक्टर में एकदम बेहतरीन। हमारे स्कूल का फास्ट बॉलर था वगैरह वगैरह। तो बोले इसको ऑलराउंडर बोलते हैं। ये देखिए कितनी मुश्किलात से आता है, ये रोल मॉडल होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई कि ये रॉकी डिकोस्टा अपना रोल मॉडल हो जाएगा। तो हमारे उस दौर में SSC में 11वीं तक होती थी जी। तो 10th में हमारे स्कूल का बेस्ट ऑलराउंडर अवार्ड दिया जाता, मिस्टर अल्मेडी। वो पहली बार रखा गया था, तो वो रॉकी डिकोस्टा को मिला जी। तो मैंने तय किया है कि 2 साल बाद मुझे भी मिलना है, क्योंकि मेरा वो रोल मॉडल है जी। तो ये
रोल मॉडल मेरे दिमाग में आ गई जी। तो मैं उसको फॉलो करने लगा। मैं भी क्रिकेटर का फास्ट बॉलर बना, रणजी ट्रॉफी में मैंने कमेंट्री दी। तो वो एसएससी पास होने के बाद उसने साइंस ली जी। और साइंस लेके उसको गोवा मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला जी। तब मैंने तय किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा जी। नहीं तो मेरे दिमाग में वो आईएएस आईसीएस की बात थी। जी। तो वो जिस तरह से वो चलने लगा उस तरह से मैं भी। तो जब हम कॉलेज में मिले मेडिकल कॉलेज में तो उसने कहा कि तुम मेरे से बेहतर होना चाहिए। जी। तो वहाँ पे हर चीज़ में मैं आगे आगे रहा, मुझे मौके मिले, क्रिकेट में मिले, पब्लिक स्पीकिंग मिले, वहाँ के यूनियन का मुझे प्रेसिडेंट बना गया शायद एक ही मुस्लिम जी। पूरे मेडिकल कॉलेज में। कहाँ तासुब है? तो जब आपके पास अगर सलाहियत है जी तो उसको पूरी तरह से आपने पूरा उतरना चाहिए 100%। मुस्लिम नौजवानों को क्या पैगाम देंगे आप? मुस्लिम जवानों मेरा जो तजुर्बा है मैं आपको बताता चलूँ। जैसा मैं फिर बम्बई में आने के बाद नायर हॉस्पिटल में जब एमडी का मैंने रजिस्ट्रेशन किया रेडियोलॉजी के अंदर जी। तो मैंने बहुत मेहनत की। यहाँ तक कि इमरजेंसी ड्यूटी जो दूसरे डॉक्टर की होती थी वो मैं ले लेता था, वो घर जाते थे जी। तो ये मेहनत जो की ना, वहाँ के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ने मुझे रेकमेंड किया बॉम्बे हॉस्पिटल में जी कि ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, अच्छा है। जी। मारवाड़ी हॉस्पिटल में कभी किसी को लेते नहीं यानी बहुत मुसलमान नज़र नहीं आते। यानी मुसलमान नज़र नहीं तो वहाँ के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट में आके पूछा और कहा इस बच्चे को मैं ले जा रहा हूँ। तो मेरा तो करियर बन गया। बॉम्बे हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ भी मेहनत की तो डॉक्टर्स क्लब का सेक्रेटरी बनाया गया और वहाँ बड़ी शोहरत मिली मुझे। और मैं उनके हॉस्टल में रहता था, वेजिटेरियन खाना खाने का। लेकिन वो कहते थे कि देखिए ये मुसलमान को देखिए ऐसे भी होते हैं। तो मैं बोलता ऐसा नहीं, सभी ऐसे होते हैं, आप जानते किधर। अच्छा। तो ये तासुब कहीं नहीं आया। अच्छा। तो मेरा कहना ये है कि आप में अगर काबिलियत है और 100% आप अगर एफर्ट्स दोगे तो मैं चाहूँगा हर मुसलमान बच्चा 100% नहीं 110% आप अपना परफॉर्मेंस दीजिए, आपको कोई ना रोकेगा। यानी आपका निशाना जो है वो मुकर्रर होना चाहिए, आपका ये कहना है? बिल्कुल, ये आपको तय करना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है और वो मंजिल में पहुंचने के लिए जितने मुश्किलात का सामना करना पड़े करना चाहिए आपको। किसी के लिए सब आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा सफ़र दौर बहुत ही आसान था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेहनत की। यानी कौन सी दुश्वारी पेश आई? यानी कुछ दुश्वारी भी पेश आई होगी? दुश्वारी में ऐसा है, देखिए दुश्वारी में ऐसा होता है कभी कभी कि कंपटीशन का दौर है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि 19-20 होगा तो आप रह जाते हो जी। तो एक दो बार कहीं होने के बाद मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसको चैलेंज करके लूँ। और वो चैलेंज जब आप लेते हो जी तो ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हो जी। तो सामने वालों को भी दिखता है कि ये बच्चा किसी भी मज़हब का हो, किसी भी रीजन का हो, लेकिन काबिलियत तो इसमें है। तो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि डिमांड ड्रिवन होना चाहिए आप जी। यानी लोग आपका डिमांड है, सप्लाई नहीं है तो आपको पहले बुला लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं 1980 की बात कर रहा हूँ। उस दौर में बड़े मुश्किल से कोई बॉम्बे हॉस्पिटल हिंदुजा में मुसलमान डॉक्टर भी था। तो उस दौर में मैं था जी। और जब मैं मेरी हायर स्टडीज़ में अमेरिका में गया तो मेरी हायर स्टडीज़ के लिए भी मेरा रिकमेंडेशन मेरे बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने दिया जो मेरे हिंदू भाई थे जी। उनके रिकमेंडेशन में मुझे फेलोशिप मिली यूएस में, जो बहुत डिफ़िकल्ट थी। और मैं आने के बाद मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा दोनों पूछ रहे थे हमारे यहाँ हो तुम्हारे यहाँ हो, नहीं तो होता क्या है रांग में खड़े रहते हो। तो मैंने ये तय किया कि ऐसे फील्ड में आप एक्सपर्टीज़ लीजिए जिसका डिमांड है, बहुत कम लोग हैं। तो फिर वो नहीं देखा जाता आप गोरे हैं, काले हैं, हिंदू है, मुसलमान है, इधर है, महाराष्ट्रियन है, ये कोई नहीं देखा जाता। तो ये हमने हिकमत से काम लेना चाहिए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे रोल मॉडल तो वही है। तो उन्होंने बताया कि हिकमत अमली से काम करना होगा और दूसरों की इज़्ज़त करने सीखना चाहिए हमें जी। दूसरे मज़हबों की इज़्ज़त करनी सीखना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा पेश आना चाहिए। और लोग ये कहें कि देखो मुसलमान होता ऐसा हो। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, बोले एक ने कमेंट भी दिया मुझे वहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में, अरे बोले ये तुम तो अलग मुसलमान हो। आपको बोले किसने कहा? मैं वही हूँ, देखने का नज़रिया अलग है। तो हमारे अमाल से भी हमको पहचाना जाएगा। हमने अपने दिखाए हुए जो रास्ते हैं, इस्लामिक मॉडल जो अपना है, उस तरह से अगर हम आप बढ़े। और मैंने मेरे
मज़हब के बारे में कभी गुफ्तगू हुई तो कभी मैं शर्माया नहीं इस बारे में। मैंने बड़े मजबूती के साथ, बड़े प्यार के साथ अच्छी बात कही, और करना भी चाहिए। ये तो ज़हीर काजी साहब ये बता रहे थे कि किस तरह से नौजवान जो हैं मुल्क में अपना कौम और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। जिस तरह से ज़हीर काजी साहब की ज़िंदगी में कई नशीब व फराज आए, उन्होंने कई चैलेंजिंग का सामना किया, उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं माना। मुश्किल तरीन सफ़र में भी उन्होंने जो है अपने हदफ को बरकरार रखते हुए आज कामयाबी हासिल की। आज वो इस मुकाम पर है कि कौम और मुल्क में उनका एक रोशन नाम है और उन्हें दरख्शा सितारे की फ़हरिस्त में शामिल किया जाता है।